नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इतिहास में मौर्य काल में अशोक के द्वारा लिखे गए 14 शिलालेखों का अध्ययन करेंगे, जो हमारे वीडियोज़ में भाग 5वां होगा। ज़रूर देखें। एग्ज़ाम में इन 14 शिलालेखों में से एक प्रश्न ज़रूर आता है। हमें शिलालेख याद कैसे करने हैं? हर जगह बुक्स में, वीडियोज़ में, सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम उसे याद कैसे करें। तो देखिए, आप श्यामपट पर ध्यान दीजिए और जैसे मैं समझा रहा हूँ उस रूप में आप समझें तो वीडियोज़ आपको पूरा समझ में है वो आ जाएगा। तो देखिए, अशोक ने अपने द्वारा किए गए कार्यों को विभिन्न शिलालेखों में अंकित करवाया था, जो हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। अब इसमें कुल 14 शिलालेख हैं। इनको क्रमशः हमें याद करना है। जैसे प्रथम शिलालेख पशु वध पर रोक। प्रथम शिलालेख में पशु वध पर रोक लगाई गई। किसी भी तरीके से जानवरों की हत्या निषेध की गई। द्वितीय शिलालेख में पड़ोसी राज्यों की जानकारी। पड़ोसी राज्य मतलब चोल, पांड्य, जो मौर्य साम्राज्य के दक्षिणवर्ती राज्य थे, उनकी जानकारी द्वितीय शिलालेख में मिलती है। तीसरा शिलालेख, जिसमें 3 अधिकारियों की नियुक्ति, प्रादेशिक, युक्त व रज्जु की नियुक्ति की जानकारी, और ये प्रत्येक 5वें वर्ष जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उन्हें दूर करेंगे। चौथा शिलालेख सामान्य व्यवहार की जानकारी। जनता के सामान्य व्यवहार, उच्च जीवन यापन की जानकारी चौथे शिलालेख में हमें मिलती है। पांचवा शिलालेख, 5वें में धम्म महामात की नियुक्ति की जानकारी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात की नियुक्ति की थी। इसका वर्णन 5वें शिलालेख में दिया गया है। छठा शिलालेख प्रतिवेदकों की नियुक्ति। प्रतिवेदक का मतलब होता है कि दूर से दराज के ग्रामीण इलाकों की जानकारी लाकर शासक तक पहुंचाना, ये प्रतिवेदक की नियुक्ति कहलाती है। और वे प्रतिवेदक जनता की समस्याओं को सम्राट अशोक मौर्य तक लाने का कार्य करें, ताकि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। ठीक है। 7वां शिलालेख, इसमें 7वां श्रमण। देखिए याद करने का तरीका। 7वां श्रमण, श्रमणों का वर्णन। श्रमणों में संयम व आत्मशुद्धि का वर्णन, यानी 7वें शिलालेख में श्रमणों के संयम और आत्मशुद्धि के वर्णन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। श्रमणों को, बौद्ध भिक्षुओं को कैसा जीवन यापन करना चाहिए, उनके जीवन के मूल्यों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी तरह से हम देखते हैं 8वां शिलालेख। 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा। 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा का वर्णन मिलता है। 9वां शिलालेख, इसमें जन्म, विवाह, उत्सव व मृत्यु भोज पर रोक, यानी अनावश्यक तरीके से जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर और मृत्यु भोज के अवसरों को सीमित करना, समाप्त करना और
किए गए जनहित के कार्यों की जानकारी 10वें शिलालेख में मिलती है। 11वां शिलालेख धम्म विजय का वर्णन, अर्थात जो धम्म यानी अशोक ने सदाचार, कल्याण, नैतिकता आदि के लिए जो धम्म बनाया था उसकी विजय, सफलता आदि का वर्णन 11वें शिलालेख में दिया गया है। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता, अशोक सभी धर्मों को समानता देते थे, इसलिए 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी मिलती है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का परिणाम व पश्चाताप, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। कलिंग युद्ध हुआ उसकी जानकारी, उसका परिणाम, और कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बेरी घूस की जगह धम्म घूस को अपनाया, इसकी जानकारी 13वें शिलालेख में मिलती है। इसके अलावा विदेशी राज्यों के साथ उनके संबंधों की भी जानकारी मिलती है। 14वां शिलालेख, इसमें त्रुटि सुधार, इन 13 शिलालेखों के अंदर अगर कोई त्रुटि रह गई है और उसमें सुधार का कार्य है वो इस शिलालेख में वो दिया गया है। इसके अलावा धम्म के अनुसार जीवन यापन करने की जानकारी मिलती है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि ये जो शिलालेख हैं, इन शिलालेखों को अपन किस तरीके से याद करते हैं। तो देखिए, प्रथम शिलालेख, प्रथम पशु, देखो नाम दोनों के एक है, प्रथम पशु, केवल याद करने का तरीका है। श्यामपट पर ध्यान दीजिए, प्रथम पशु, पशुवध पर रोक, कौन से शिलालेख में? प्रथम रह जाएगा दिमाग में, ठीक है। द्वितीय, द्वितीय में कौन आते हैं? पड़ोसी, है ना। तो पड़ोसी राज्यों की जानकारी, अर्थात अशोक के काल में उनके दक्षिणवर्ती पड़ोसी राज्यों की जानकारी कौन से शिलालेख में? दूसरे शिलालेख में। तीसरे शिलालेख में सीधा स्पष्ट है, 3 की नियुक्ति, तीसरा 3 की नियुक्ति, 3 कौन कौन से? प्रादेशिक, युक्त और रज्जु, 3 अधिकारियों की नियुक्ति कौन से शिलालेख में? तीसरे शिलालेख में। याद रह गया? वापस देखिए, प्रथम शिलालेख पशुवध पर रोक, द्वितीय शिलालेख पड़ोसी राज्यों की जानकारी, तीसरा शिलालेख 3 अधिकारियों की नियुक्ति, कौन कौन से? प्रादेशिक, युक्त और रज्जु, जो 5वें वर्ष जनता के बीच जाकर जन समस्याओं का निराकरण करेंगे। चौथा शिलालेख सामान्य व्यवहार की जानकारी, चौथा शिलालेख में सामान्य व्यवहार की जानकारी, अर्थात जनप्रतिनिधि के साथ कैसा व्यवहार करना है इसकी जानकारी। 5वां शिलालेख धम्म महामात की नियुक्ति, 5वें में धम्म महामात, एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट। धम्म महामात की नियुक्ति अशोक ने अपने शासनकाल के राज्याभिषेक के बाद 13वें वर्ष की थी, ठीक है। जो धम्म को प्रतिबंधित करने, धम्म को जनता तक पहुंचाने और जनता के सुख दुख को समझने का कार्य और उन्हें दूर करने का कार्य करते थे। छठा शिलालेख प्रतिवेदकों की नियुक्ति, छठे में प्रतिवेदक, याद रखना, छठा प्रतिवेदक। प्रतिवेदक का मतलब अनुचर, जो जन समस्याओं को शासक तक पहुंचाने का कार्य करते थे, ठीक है। 7वां शिलालेख श्रमणों का आदर, 7वें में श्रमणों का आदर, श्रमण यानी बौद्ध भिक्षु, उनके संयम और आत्मशुद्धि का वर्णन 7वें में। तो देखो 7वां श्रमण, 7वां, ओके। 5वां दिमाग में रखना है, धम्म महामात, बहुत इंपॉर्टेंट पद था बौद्ध धर्म में। धम्म तो आपको पता ही है, अशोक के काल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, है ना। तीसरा 3 अधिकारियों की नियुक्ति, द्वितीय पड़ोसी राज्यों की जानकारी, प्रथम पशुवध पर रोक, ठीक है। तो इस तरह अपने एक क्रमशः रूप से 7 शिलालेख याद कर दिए। अब देखिए 8वां में धम्म यात्रा, यानी अशोक ने अपने शासनकाल के राज्याभिषेक के बाद
10वें वर्ष बोध गया की यात्रा, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा, और इस तरह उन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न स्थानों की यात्राएं की, उन्हें धम्म यात्राएं कहते हैं, और इसका वर्णन 8वें शिलालेख। तो यह आज बना 8वां धम्म यात्रा। ठीक है, 9वां शिलालेख। अब देखिए, आज भी और प्राचीन काल में भी पुत्र के जन्म पर, विवाह के अवसर पर, किसी की मृत्यु होने पर मृत्यु भोज आदि ऐसे कई कार्य उत्सव आदि करते थे, और उनमें बहुत सारा खर्च होता था। तो इस 9वें शिलालेख में सम्राट अशोक कहते हैं कि जन्म पर अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए, विवाहों में भी अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए, और न ही मृत्यु भोज पर खर्च करना चाहिए। हमें वो धन धम्म पर खर्च करना चाहिए, ताकि धम्म के अनुसार है वो हम उसका कार्य है वो कर सकें। तो देखिए, 9वां आराम से याद रह जाएगा, है ना, जिसमें अपन समझ सकते हैं ढूंढ पर रोक। होली पे क्या होती है? ढूंढ पे रोक, विवाह अवसर, प्रतिभोज पर रोक व मृत्यु भोज आदि पर रोक। कौन से शिलालेख में? 9वें शिलालेख में। ओके, फिर है 10वां शिलालेख। 10वें शिलालेख में जनहितैषी कार्य, शासक जनता के हित के कार्य कौन कौन से किए थे? सरायों का निर्माण करना, जगह जगह पर पुलिस चौकी स्थापित करना, पानी की व्यवस्था करना, जनता के दुख में साथ देना, ऐसे कार्यों की जानकारी कौन से शिलालेख में है? 10वें शिलालेख में। इसके बाद है 11वां शिलालेख। 11वें शिलालेख में धम्म विजय का वर्णन। सम्राट अशोक ने धम्म की जो यात्रा की, विजय की, उसका वर्णन, और धम्म को जनता ने कैसे स्वीकार किया, इसका वर्णन किसमें लिखा गया है? 11वें शिलालेख में। तो देखिए, 8वां शिलालेख धम्म यात्रा, यानी अशोक ने अपने शासन काल में की गई धार्मिक यात्राओं का वर्णन। और इसी तरह से 11वां शिलालेख, इसमें भी देखिए धम्म विजय का वर्णन, जनता ने धम्म को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, और इसका वर्णन। 12वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्मिक सहिष्णुता। अशोक, सम्राट अशोक सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करते थे। इस कारण से उन्होंने 12वें शिलालेख में इसका वर्णन है वो किया है। और फिर आता 13वां, रीट से लेकर हर एग्जाम में पूछा गया है 13वां शिलालेख। ठीक है, इसमें एक तो कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध की घटना, और कलिंग युद्ध की घटना के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होना, और अशोक का हृदय परिवर्तन वह जो पश्चाताप हुआ था, और पश्चाताप के बाद अशोक ने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति का अनुसरण किया, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और इसके अलावा सम्राट अशोक के विदेशी राज्यों के साथ जो संबंध है, उसकी जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रथम शिलालेख में से, तीसरे शिलालेख में से, 5वें शिलालेख में से, 8वें शिलालेख में से, और इसके अलावा अगर पूछते हैं तो 12वें और 13वें शिलालेख में से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वां शिलालेख, जिसमें त्रुटि सुधार व धर्म के अनुसार जीवन यापन, अर्थात जो इन 13 शिलालेखों में कहीं कोई गलती हो गई, मिसप्रिंट हो गया, तो उसको सुधार करके लिखा गया है। कौन से शिलालेख में? 14वें। और इसके अलावा धर्म के अनुसार जीवन यापन, बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन यापन करने पर बल दिया गया है। आपको याद हुए होंगे, वापस देखिए इसको, 2-3 बार आप रिवाइज कीजिए ताकि ये आपके दिमाग में रह जाए। तो देखिए, प्रथम शिलालेख शुरुआत करनी है, प्रथम प, प्रथम शिलालेख पशु वध पर रोक। ओके, द्वितीय शिलालेख जिसमें पड़ोसी राज्य, है ना, द्वितीय पहले अपने घर वाले मानते हैं और दूसरे पड़ोस वाले, तो द्वितीय शिलालेख पड़ोसी राज्यों की जानकारी, सम्राट अशोक के पड़ोसी राज्य चोल, पांड्य आदि राज्यों की जानकारी। तीसरा शिलालेख 3 अधिकारियों की नियुक्ति, प्रादेशिक, युक्त और रज्जुक, तीनों की नियुक्ति। चौथा
सामान्य व्यवहार की जानकारी। 5वां दम मामात की नियुक्ति। 6वां शिलालेख प्रतिवेदकों की नियुक्ति। 7वां शिलालेख श्रमणों का आदर। 8वां शिलालेख दम यात्रा। 9वां शिलालेख जन्म विवाह आदि उत्सवों पर रोक। 10वां शिलालेख जनहितैषी कार्य। 11वां शिलालेख धम्म विजय का वर्णन। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता। और 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध का परिणाम, पश्चाताप और विदेशी राज्यों के संबंध। और 14वां शिलालेख है जिसमें त्रुटि सुधार और धम्म के अनुसार जीवन यापन। तो इस तरह आप इन 14 शिलालेखों को है वो तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हमने 14 शिलालेखों का अध्ययन किया था। अशोक ने जो शिलालेख स्थापित किए थे उसकी तुलना ईरान के राजा डेरियस प्रथम से की गई। जिस प्रकार ईरान के राजा डेरियस प्रथम ने शिलालेख स्थापित किए थे, उसी तरह सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेख स्थापित किए थे। ठीक है, शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने प्राप्त की थी 1838 में। ठीक है, अशोक के जो अभिलेख है, उन अभिलेखों में से टोपरा व मेरठ के अभिलेख हैं, उन्हें सल्तनत काल में फिरोज तुगलक दिल्ली ले आए थे और वहाँ स्थापित किया था। कौन से? टोपरा व मेरठ के अभिलेख। उन्हें कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में। किस शासक ने? फिरोज तुगलक। सल्तनत काल में तुगलक काल के शासक फिरोज तुगलक ने। अशोक के शिलालेखों की भाषा, ठीक है, प्राकृत है, लेकिन लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामीक है। अर्थात लिपि ब्राह्मी, जिसमें सर्वाधिक अशोक के शिलालेख मिलते हैं, उसके बाद खरोष्टी और ग्रीक व अरामीक, इन लिपियों में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। और शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। और उन्होंने बताया कि ये लिपियां दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर है वो चलती थी। ठीक है, अशोक के सभी शिलालेख या तो ब्राह्मी में लिखे गए हैं, या खरोष्टी में हैं, या ग्रीक व अरामीक में हैं। लेकिन एकमात्र एक ऐसा अभिलेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो 2 भाषाओं में है, जिसमें 2 भाषाएं एक साथ दी गई हैं। उसका नाम है काबुल का अभिलेख, जो द्विभाषी माना जाता है। इसके अलावा मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलम, मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उदयगोलम, ये 4 अभिलेख हैं। इनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य किसी में अशोक का नाम अशोक नहीं है, बल्कि उसकी जगह अशोक का नाम अशोक प्रियदर्शी या पियानामदसी आदि नाम मिलते हैं। सम्राट अशोक के 2 अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके नाम है शाहबाजगढ़ी, जो अफगानिस्तान में है, एक है दूसरा मानसेहरा, जो पाकिस्तान में है। ये 2 अभिलेख कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में। सर्वाधिक अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। पश्चिमोत्तर के अभिलेख ग्रीक व अरामीक में भी मिलते हैं, और दिल्ली व टोपरा अभिलेखों को, दिल्ली व टोपरा व मेरठ अभिलेखों को
दिल्ली स्थापित करने का कार्य सुल्तान फिरोज तुगलक ने किया था और 1838 में जेम्स प्रिंसेस नामक व्यक्ति ने इस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। थैंक यू। और आपको कैसा लगा वीडियोस और कोई सुधार हो, आपका सलाह या आपका जो सुझाव हो जरूर दें। थैंक यू। जय हिंद।